वर्मा है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। राजू भाई के संपर्क में मैं केवल 2-3 महीने पहले आया, पर और मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिसर्च साइंटिस्ट था। उस एक सीडी ने मेरी जीवन धारा और सोचने की दिशा बदल दी। उसके बाद मैं संक्षेप में ही बोलूँगा, फिर प्रदीप भाई से और उनके परम पूज्य पिताजी से मेरी बात हुई। मैं उसके बाद यहाँ आया हूँ। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर बात करूँगा। पहले ईश्वर को प्रणाम, बाद में राजू भाई के परम पूज्य माता पिता को प्रणाम और उसके बाद प्रदीप भाई को। देखिए, खेत भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। उसमें जहर डालने का अधिकार ब्रिटिशों ने भी नहीं दिया था, जो आज हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। जहर डालने से गायें इनफर्टाइल हो गई, बच्चों को गर्भ धारण नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह सब आपने सुना हुआ है। मेरा ये कहना है कि अगर हम गवर्नमेंट के रूट से जाते हैं, उनको बोलते हैं कि एक ऐसा विधान पास करो कि जो व्यक्ति खेती में रासायनिक खाद कीटनाशक वगैरह डालेगा उसको जेल होगी या कुछ होगा, तो वो बहुत क्या है। देखिए, मैंने भाषण जिंदगी में नहीं दिया। मैंने एटम बम बनाया है। पहला एटम बम बनाने में मैं बीआरसी में था। ये मेरा पहली बार है। मैं ये सब सिर्फ इनके लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं। हाँ, क्या? अरे बाबा, मैं 65 में ज्वाइन हुआ और फर्स्ट एटम बम पोखरण प्रोजेक्ट 1 कहलाता है, PNE 1। उसमें राजा राम मन्ना थे। हम एक लैब में काम किए शायद, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। हम नेक्स्ट इसमें बोलेंगे, पर मेरा एक ही कहना है। इसमें आज कई लोगों ने बहुत कुछ बोला सुना, मैं फिर रिपीट करता हूँ। याद रखना, आपके दिल का ये तूफान समय पाकर कम हो जाएगा। उसके पहले अगर आपने एक्शन नहीं ली तो इतना बड़ा बलिदान व्यर्थ जाएगा। काम आपको यही करना है, 100 आदमी तैयार करना है। ठीक, इतना बोल के मेरा नाम है RN वर्मा। ईमेल मैंने बनाया नहीं। देखिए, मैं भी बहुत सादा जीवन बिगिनिंग से जिया, और अब तो अगर मेरी पहले परिचय हुआ तो मैं चेंज होता। एनीवे, हम नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। आज मैं डिस्टर्ब भी हूँ। नमस्कार। देखिए, मैं जिस विषय पे बोलने जा रहा हूँ वो इस ऑब्जर्वेशन पे आधारित है कि आज हमारे पास एक से एक स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, एक से एक स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, एक से एक दवाई बनाने वाली कंपनियां और उनकी दुकानें हैं। फिर भी समाज में 70% वर्ग मानसिक या शारीरिक बीमारी से क्यों पीड़ित है, और क्या हेलो जी वर्मा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। जी अच्छा वर्मा जी, आपसे एक सहयोग चाहिए था कि हम 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कॉल कर रहे हैं, जिसमें राजीव भाई की संस्था जो है थी, जो प्रदीप दीक्षित ने बनाई थी, उस संस्था में उनके अनुभव, अच्छे बुरे अनुभव, दोनों प्रकार के अनुभवों को हम चाहते हैं कि साझा करना, जिससे कि लोगों को लगे कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिससे कि लोगों का थोड़ा अपना निर्णय लेने में वो बेहतर हो पाए। तो आपका अनुभव उसमें जानना था कि मैं जिससे लोगों तक पहुंचा पाए। वर्मा जी, देखिए, राजू भाई के संसार छोड़ने के 10 घंटे पहले हाँ हाँ, मुझे राजू भाई ने स्वतः कहा 3 बार कि जी मेरे विचारों का प्रचार प्रसार आप करो। और उस घटना को मैंने स्वदेशी चिकित्सा भाग 5 नामक पुस्तक में दिया, मेंशन किया है। जी जी, तो मैं ये सोच करके आया था कि भाई, जो मेरा भाभा का अनुभव, कई सालों का रिसर्च हम्म, और दूसरे अनुभव, वो लेकर के मैं वर्धा आया था कि यहाँ राजू भाई के कहे अनुसार उनके विचारों का मैं प्रयास करूंगा प्रसार करने का। हम्म, तो मेरी मुलाकात प्रदीप दीक्षित जी से हुई। जी वो एक सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति है, जो जनरली अपना मत, ओपिनियन इजीली नहीं देते।
हाँ हाँ। और हमारी भी जरूरत नहीं थी, हमको एक विशिष्ट काम दे दिया गया था कि विचारों का प्रचार प्रसार करो। तो जी। उस समय मैंने देखा कि राजू भाई के बाद एक से एक रत्न उस हम्म। स्पर्धा में एकत्रित हुए, शायद जी सब इसी भाव से ग्रसित हो। जी और जी। उनमें गजब का टैलेंट था। कई तो मल्टीनेशनल जॉब छोड़ करके, कई ऐसे जो फ्रीक्वेंटली यूएस विजिट करते थे, वो सब छोड़ छाड़ के एकत्रित हुए। काम बहुत अच्छा चल रहा था। हम्म। कुछ वर्ष तक चला। उसके बाद मैंने देखा कि जो ऊंचाइयां ये सब मिल करके ले जा सकते हैं राजू भाई के संस्था को, वो ऊंचाइयां देने में मिलने में हम लोग कामयाब नहीं हुए। इसके लिए मैं किसी को सिंगल दोष आरोपण नहीं करूंगा। हम्म। जी। अगर ऐसी अवस्था आती है तो सबसे पहले मैनेजमेंट जवाबदार ठहराई जाती है। हम्म। तो इस तरह हर एक का टैलेंट, इंक्लूडिंग मी, मेरे में भी काफी टैलेंट था। जी। हर एक का टैलेंट धीरे धीरे डीके डाउन हो गया। हम्म। उसे अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर एसेसिनेशन। जी। और नतीजा ये हुआ कि एक एक करके छोड़ते गए। मैंने भी संस्था छोड़ दी जब मैंने देखा जिस काम के लिए मैं आया हूँ वही काम नहीं हो रहा, तो मैं क्यों रहूं। और अच्छा, तो आप कब जुड़े थे? 2000 कब से कब तक जुड़े रहे वर्मा जी आप? मैं 2000। 2011 जनवरी 6 जनवरी 2011 को आया था संस्था में। माने 6 जनवरी 2011 का मतलब है कि राजीव भाई की मृत्यु के बाद जो संकल्प सभा हुई थी उसमें आपका वीडियो है, मैंने देखा। यस, मैं आया था जी। यही भाव लेके कि हमारे रक्त में, शरीर में, रक्त में अगर एक बूंद भी है तो हम राजू भाई के विचार को प्रचार प्रसार करेंगे। और 2018 नवंबर को मैंने संस्था छोड़ दी, अच्छा। बात करके कि भाई हम ये कर सकते हैं, हम्म। आपकी आज्ञा चाहिए और वो सही तरीके से चाहिए। ये हम्म। नहीं कि पर वैसा हो नहीं सका। मैंने देखा जो मेन इंटरेस्ट था हम्म। राजू भाई के विचारों का प्रचार प्रसार, उससे हट चुके थे। तो और आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति, मतलब आप तो नहीं मानते, मुझे पता, आप बहुत मॉडेस्ट हैं इस मामले में, लेकिन लोगों का ये मानना है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि बाकी सब लोग, चाहे वो और जितने भी रत्नों की आपने बात की, वो फिर भी आपसे नॉलेज में, रिसर्च में, हर चीज में, पद में और जो अनुभव में आपसे कम ही थे। शायद इतना वरिष्ठ और इतना ज्ञानी व्यक्ति उनको बड़ी कोई नहीं मिला था आपके अलावा। तो आपका भी वो महत्व क्या समझ नहीं पाए, या आपके उनका मतलब वो, जैसे लोग कहते हैं कि पैसों के मामले में बड़े स्पष्ट नहीं थे, क्या इसका ये भी एक कारण था आपका वहां से छोड़कर जाने में, वर्मा जी? देखिए, जहां तक मैं समझा, वो मुख्य उद्देश्य को या तो पहचान नहीं सके या हम्म। मुख्य उद्देश्य से भटक चुके थे। हम्म। उनकी प्रायोरिटी ये नहीं रही थी कि राजू भाई का काम आगे ले जाया जाए। प्रायोरिटी दूसरे रूपों में बदल गई थी। जी और वही घातक सिद्ध हुआ उनके लिए। जी। तो ये जो आ, पुलिस, जो आपने तो उनके जो उत्पाद का फैक्ट्री शुरू हुई थी उसमें उद्घाटन वगैरह में भी आप गए थे, तो नहीं आपका नहीं। डायरेक्ट हाँ, इन्वॉल्वमेंट, हम आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसके अंदर, वो तो केवल आप मेरे संस्था से जुड़े हुए थे इसलिए जाना पड़ा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन क्या आपको क्या लगता था कि वो जिस प्रकार के उत्पाद वगैरह वो सब कर रहे थे, आपकी पर्सनल सहमति कभी थी कि इस प्रकार के उत्पाद जो जिनका आप खुद विरोध करते आए हो, राजीव भाई ने विरोध किया, ऐसे उत्पाद लोगों के बीच में जाएं जिसमें प्रिजर्वेटिव मिला हो या वो मिला हो? मेरी पहली बात तो मुझसे कभी पूछा नहीं गया कि हम्म। इस क्षेत्र में तुम योगदान देना चाहते हो क्या। अच्छा। बिल्कुल कभी नहीं पूछा गया। ये तो जब सब कुछ हो गया तो हमको बताया गया। और फिर वो एक दिन बोले कि चलो ये जयपुर में या शायद उदयपुर, तो शायद जोधपुर। जोधपुर जोधपुर में उद्घाटन है, चलो। तो हम हम्म। चले गए। हमको बोला, थोड़ी देर बोलने के लिए कहा गया कि भाई कुछ आप बोल दो। तो हमने बोला, पर ये देखा ना तो उनकी तरफ से कोई रुचि दिखाई गई कि मैं इन उत्पादों में शामिल हूँ, और हम्म। मेरी पर्सनल रुचि थी नहीं। मैं तो हम्म। एक मिशन लेके चला था, राजीव भाई के विचारों का प्रचार प्रसार करना, जो कि सीडी में बार बार मेंशन करता किया जाता था। हमको 5 करोड़ घरों तक ये विचार प्रसारित करने हैं। तो मेरे दिमाग में वही था। वो लेकर के ही मैंने स्वदेशी चिकित्सा भाग 5 की रचना की कि लोग समझे
जब वो उद्देश्य मैंने देखा, करीबन 60-70 व्याख्यान तो दिए होंगे भारत भर में, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है लोगों में, मतलब लोगों में जागृति नहीं आ रही, लोग उसको अपना नहीं रहे। तो नहीं उसके वर्मा बाद जी, रह के मैंने भी 12-13 शिविर आपके साथ किए हैं और मैं तो ये खुद स्वयं मैंने मतलब आपके साथ देखा है कि कभी आपने 1 रुपया भी उनसे कभी लेने की नहीं की और ना तो उनसे कभी उम्मीद की, उल्टा आपने कुछ वहां दिया ही होगा उल्टा। बिल्कुल हम देते थे, सालाना योगदान देते थे, अच्छा खासा कैश। उसके बाद जो व्याख्यान दिए उसका 1 पैसा मुझे, मैंने नहीं मांगा और मुझे दिया भी नहीं गया, ऑफर भी नहीं किया गया। जी जी जी। तीसरा तीसरा ये है कि मेरी स्वदेशी चिकित्सा भाग 5 पुस्तक लिखी हुई, उसको उन्होंने एक आदमी भेज के मुझसे बोला भाई इसका कॉपीराइट दे दो, मैंने दे दिया अच्छा, बिना कोई मूल्य लिए, बिना मतलब संस्था को कॉपीराइट दे दिया आपने। संस्था को कॉपीराइट दिया। अच्छा तेल का मैंने स्वतः ऑफर किया था कि भाई अच्छा। ये तेल है जो आजकल आप देखेंगे न्यूज चैनल तो आपको एक तेल की बहुत एडवर्टाइजमेंट मिलेगी रात हाँ दिन। हाँ हाँ हाँ। वो तेल की ऑफर दी, उसका भी इन्होंने मूल्य नहीं पहचाना। हमको बोले थोड़ा ठहरो, ठहरते ठहरते तो एज निकल गई, समय निकल गया। तो तो क्या आपके आपके प्रति विश्वास की कमी थी या निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी उनमें, क्या था वर्मा जी उनका कारण? कि आपके इतने मुझे तो जिस लगता आर्थिक मुझे रूप तो से लगता आर्थिक रूप से समृद्ध बनने की भी व्यवस्था हो जाती है आपके इस कारण पे। 100%, हंड्रेड जी परसेंट जी जी। 100%। वो ऑफर मैंने उनको दी, एक्सप्लेन भी किया, अच्छा। पर वो उनको समझ नहीं आई। जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हम्म उनके उनको ये लगता था कि भाई ये लोग बोलते हैं ठीक है, इनके क्या दिमाग है या इनकी क्या काबिलियत है जो सलाह देते। उनके अपने दिमाग में जो था वो वही करते थे, और उनकी प्रायोरिटी कभी भी स्वास्थ्य के प्रति नहीं थी कि लोगों के स्वास्थ्य का उत्थान किया जाए, जो कि जिस भाव को लेके राजू भाई ने 6-7 दिन का व्याख्यान दिया था चेन्नई में, हम्म। और उसी से प्रभावित होके आज भी लोग आते हैं। तो वो तो पहचान नहीं सके, या उनकी वो ग्रसित थे एक पर्टिकुलर काम से। क्या उसको इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हैं कि इनसिक्योरिटी से ग्रस्त है कि कहीं आपके द्वारा व्याख्यान करने से आपको लोग ज्यादा महत्व ना देने लग जाए, उनके मुकाबले आप बड़े ना बन जाए संस्था में? क्या ये भी एक इनसिक्योरिटी? क्योंकि वो मेरे देखिए एक एक मैं जब व्याख्यान करने जाता था वर्मा जी, तो मेरे को भी ये कहा जाता था कि आप हमसे परमिशन लेके जाएंगे और जहां लगेगा वहां आप जाओगे, जहां हमें लगेगा वहां प्रदीप भाई जाएंगे। तो क्या ये इनसिक्योरिटी का भाव था कि वो चाहते देखिए थे कि कोई एक एंगल से देखे तो शायद हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि स्वदेशी चिकित्सा भाग 5 में ना तो मेरा मोबाइल नंबर, ना डोमेस्टिक लैंडलाइन, ना ईमेल आईडी, ना घर का एड्रेस, ना कोई ऐसा एड्रेस जिससे मुझे लोग कांटेक्ट कर सके। वो सारा का सारा नदारद है। क्यों है वो तो हम्म वही बता सकते। मैंने तो पुस्तक लिख के दे दी थी, हम्म 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 जिसमें उन्होंने थोड़े चेंजेस भी किए थे। हम्म। जो चैप्टर लिखे गए थे वो ऐसा था कि एक स्टोरी बने और जी लोग को कंटिन्यूटी रहे सब्जेक्ट में, और एक जी। एंड में क्लियर पिक्चर मिल जाए, अच्छा हम्म ऐसे स्वस्थ रहा जा सकता है। तो जी। वो सीक्वेंस भी चेंज किए थे। तो इसके बाद मैं थोड़ा नाराज हुआ, मैंने बोला भाई ऑथर को तो कम से कम पूछ के करो। तो और जहां तक मुझे उनका पता है कि आपने फिर एक अंग्रेजी की किताब भी थी, उसका भी कॉपीराइट उन्होंने बिना आपसे पूछे लेने की कोशिश की थी, लेकिन मांगा, आपने उसको नहीं मना कर। मांगा था, लिखित में मांगा था। वो हाँ हाँ। उन्होंने सब टाइप करके भेजा था घर, अच्छा। इसमें साइन कर दो, तो मैंने काट दिया। मैंने बोला ओके। अंग्रेजी किताब का कोई भी कॉपीराइट नहीं देंगे। देन आई रोट दीज वर्ड्स, ओनली हिंदी वर्शन इज बीइंग गिवन, कॉपीराइट ऑफ हिंदी वर्शन इज बीइंग गिवन, नॉट इंग्लिश। पर तो मैं देखता हूँ ये कॉपीराइट लेने का जो एक जुनून, जो ना राजीव भाई की फोटो पे भी कॉपीराइट लिया वर्मा जी, ये राजीव भाई की फोटो पे भी कॉपीराइट लेने का मतलब क्या मतलब आपको लगता है कि मतलब ये कॉपीराइट लेने की क्या उनमें प्रवृत्ति थी कि भाई उनका क्या? उनका एंगल स्वास्थ्य लाभ हो लोगों का उस तरफ नहीं है। अगर उस तरफ होता तो वो उस दिशा में काम करते। ये कॉपीराइट और दूसरा कोई प्रोडक्ट्स, वाकबर्ट वगैरह ये सब नहीं पैदा होते अगर उनका उद्देश्य रहता, और बहुत बड़ी बन सकती थी संस्था वर्ल्ड में। हम्म। उसको वो लेकिन जहां भाप तक नहीं आपको आपने भी शायद देखा हो, 2011 में जो पहला स्वदेशी मेला पुण्यतिथि थी, थी। उसमें लगभग जो 5-10 हजार लोग आए, उसके बाद वहां पर स्वदेशी मेले में आने वाले लोगों की संख्या कम ही होती गई, घटती बड़ी गई नहीं, घटती गई घटती घटती रही। गई, क्वालिटी भी घटती गई।
जी, क्योंकि 2014 तक तो प्रदीप दीक्षित ने ये कहा था कि भाई जो कुछ गलत लोग संस्था में हैं उनके कारण लोग नहीं आते हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया कई लोगों पे। तो ठीक है, अभी सब गलत लोग उनके हिसाब से जो गलत थे वो सब अपने आप चले गए, तो अब संस्था में क्यों नहीं आते लोग? जी, जी, जी। अब संस्था में क्वालिटी लोग क्यों नहीं आते? और कोरोना काल में भी वर्मा जी मैंने देखा कि लोगों को जागरूक करने का जो बहुत बड़ा काम राजीव भाई अगर ये जो जीवित होते करते वो संस्था की तरफ से किसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। नहीं लिया गया। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा आउट ऑफ जी, कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ। जी, जी। देखिए, जो लगन, जो हुँ, कैपेबिलिटी, जो हुँ, ऑर्गेनाइजिंग पावर आप हुँ, में थी हुँ, कि एक महीने में हम लोगों से आपने 12 शिविर कराए और जी, सब क्वालिटी शिविर हुए हैं। जी, तो आप जिस मिशन को लेके चले थे कि राजू भाई को साल 2 साल में हम काफी लोग तक पहुंचा देंगे, तो वो आपके बाद किसी और ने तो नहीं वो इनिशिएटिव दिखाया कि एक महीने में 12 शिविर। जोक नहीं साहब, हर तीसरे दिन आप, एक महीने में 30 दिन होते, और 12 शिविर की तो इट इज लेस देन 3 days पर शिविर। जी, तो 2 दिन की शिविर होती थी, 2.5 दिन की ज्यादा से ज्यादा, और शिविर खत्म हुआ, पैक करो और नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो वो जुनून जो था लोगों में, आप ही नहीं, जो भी उस समय कनेक्टेड लोग थे, वो जी, जुनून चला गया धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्पॉन्स। भाई, जो मुख्य है, प्रमुख है इस पे संस्था के, उनकी तरफ से प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, और रिकग्निशन को तो नहीं बोलूंगा, प्रोत्साहन ही मिल जाए तो काफी। क्योंकि रिकग्निशन इसलिए नहीं, क्योंकि सारे लोग निस्वार्थ भाव से जी, जुड़े थे। जी, जी, जी। और मुझे तो याद है कि आपने मल्टीनेशनल जॉब छोड़ी थी, हुँ, 24 घंटा संस्था के काम में थे, तो आप अपना जीविका कैसे चलाएंगे? इतना जुनून था कि अपनी जीविका के माँ बाप, बाल बच्चों को, भाइयों को इग्नोर करके उनका क्या होगा भविष्य, या उनकी जीविका कैसे चलेगी, लोग समर्पित भाव से काम करते थे। वैसा रहता तो आज अब नहीं वर्मा जी हालत। मैं मुझे लगता है कि मैं शायद आज लगभग 10 साल होने आए हैं। आपके साथ तो मेरा मतलब आप 80 वर्ष की आयु है लेकिन आपके साथ एक मित्रता भरा संबंध भी रहा है मेरा। तो मैं ये मानता हूँ कि उल्टा प्रोत्साहन वगैरह का ना हमें कभी भूख थी ना हमने कभी सेवाग्राम के किसी मेले में या कार्यक्रम में हमने स्टेज पे जाने की कोशिश भी की। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि उल्टा हमें आरोप ही मिला पैसों का। तो हमें तो ये मानते हैं कि प्रदीप दीक्षित जो राजीव दीक्षित के बाद मैंने शायद जीवन मेरा पहली बार किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित होकर मैं गया था तो एक तरह से जैसे कहते हैं पहला प्यार होता है ना एक तरह से यस, पहला ऐसे ही फर्स्ट। प्रदीप दीक्षित हाँ तो वो पहला एक किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण था और वो समर्पण के बाद उस व्यक्ति ने हमारे साथ जो किया मतलब मेरे से और मेरे जैसे कई लोग इवन मतलब मैं तो कम ज्ञानी था आप तो और भी थे संदीप पटेल जैसा भाई जो है वो इतना समर्पित था उस तक पे भी पैसों का आरोप लगाकर जब उसको करा गया तो मेरा मन इतना बट टूट गया कि अब जैसे कहते हैं ना किसी का पहला प्यार जैसे होता है तो उसी तरह से कि पहला व्यक्ति जिसके प्रति हमने प्रेम जो है वो लिया था कि अभी इसको हमने कुछ होने नहीं देंगे राजीव भाई का भाई है इसको इसका जीवन हमें बचा के रखना है इस भाव से उसके इर्द गिर्द हम सुरक्षा का घेरा बना के रखते थे एक लड़का था जिसने एक एक मीटिंग के अंदर राज प्रदीप भाई के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं मुझे आज भी याद है उस व्यक्ति को मैंने गर्दन पकड़ के उस मीटिंग से बाहर फेंका था तो हमने दुश्मनी ली कितने लोगों से हमने झगड़ा किया कितने लोगों से तो ये लालच की वजह से नहीं आता ये भाव की वजह से आता है तो वर्मा जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से रिलेट भी कर पाता हूँ तो आपके देखिए, तो, आपके बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत सालों का संपर्क है, और रात दिन एक महीना रहे हैं साथ। जी और मुझे ये तकलीफ हमेशा रहती थी कि आप ना तो सर्विस कर रहे हो, कोई 24 घंटा संस्था का काम कर रहे हो, तो आपकी जीविका चलेगी कैसे? ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगना बहुत निंदनीय है। वो मैं वर्मा जी मैं तो फोटोग्राफी शादियों में फोटोग्राफी करता था उस टाइम पे जीविका के लिए तो महीने में 5-10 दिन कर लेता था बाकी दिन फ्री रह के ये सेवा करता था तो ईश्वर के पास जीविका तो चल जाती थी लेकिन बात यह है कि देश के लिए जो बड़ा काम करने निकले थे वो होना चाहिए था ये मैटर नहीं करता कि जीविका वो ईश्वर देखता है शरणागति का भाव आपसे ही सीखा था मैंने ईश्वर के प्रति शरणागति करके ही हर कार्य करना चाहिए वो मैं शरणागति के भाव से ही कर रहा था तो नहीं, बहुत आप पूर्ण समर्पित थे, पूर्ण। आपको सिर्फ एक विचार ध्यान में रहता था, कैसे मैं मैक्सिमम शिविर कराऊं, लोक जागृति कराऊं स्वास्थ्य के प्रति। राजू भाई के विचार
किस तरह से मैं प्रसारित करूं। जी पर बताया ना कि देखिए दोनों साइड रिस्पांस चाहिए भाई। जी अगर जी अगर संस्था या संस्था के प्रमुख रिस्पांस नहीं देते तो आगे हौसला नहीं होता है आगे काम करने का, आदमी कुंठित हो जाता है, उसको वही कहा जाता है कि उसका कैरेक्टर एसेसिनेट हो जाता है, फिर वो आगे नहीं आता है। तो खैर जो हो गया, हम तो ये बोलेंगे हमारा दुर्दैव था, ऐसा हो गया। नहीं अब तो देखिए क्या है कि हम तो चाहते हैं कि राजीव भाई की आत्मा को जो है वो दुख ना पहुंचे किसी भी रूप में। लेकिन जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि चाहे मेरा परिवार हो, चाहे राजीव भाई का परिवार, किसी का भी परिवार जो है देश या राष्ट्र से या धर्म से बड़ा नहीं होता। तो हमें लगता है कि राष्ट्र के लिए जो है हमें काम करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के लिए या किसी उसके लिए। बस व्यक्ति निमित्त होता है वर्मा जी, मैं मानता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। पर साहब हम लोग क्या कर सकते, सब भगवान पे छोड़ सकते। सही भगवान बात। न्याय देते हैं। आप जी। देख लीजिए पॉलिटिक्स विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, और अपनी संस्था की अगर बात करें तो भविष्य सब बता देगा कौन कैसा था, जी कोई छुपा नहीं रहेगा। और भगवान के यहाँ तो न्याय ही न्याय है, सब स्पष्ट हो जाएगा कुछ समय में, ठीक कौन है वर्मा जी। किसकी गलती थी, कौन गलत था। ठीक है, तो ठीक है वर्मा जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नो मेंशन प्लीज। ठीक है, नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। वो मैंने कल आपसे आने से पहले सुबह इनको सबको, जो आपके जो सेठ साहब का सबका आपने प्रोस्टेट वगैरह सब ठीक है बताया इनको। अच्छा, मेरे बारे में बताया, पक्षपात किया। अब मैं आपके बारे में बोलता। देखो ये एक टाइम हमारे बॉस थे, इनने 1 महीने में 12 जगह राजीव दीक्षित संस्था की ओर से शिविर करवाई, और हमको इतना आनंद में रखते थे। क्या खाना है किसको, वो सब का प्रोविजन कराते थे, लड़ाई करके आयोजकों से, और सारी प्लानिंग करते थे। और जब इनने दिल्ली से निकाला ये 1 महीने वाला टूर, 12 जगह कैंप, तो पहले खिलाया प्याज पराठा। एक मुरथल के पराठे। हाँ? मुरथल पे। हाँ, एक ढाबे में ले गए, ठंड का मौसम था, बड़ी भूख लगी थी। ये बोले जितना खाना है खाओ। एक में ही नानी मर गई, फिर भी 1.25 खा लिया। और इस तरह इनने हमको बहुत आनंद में रखा। वो कारण है मुझको इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाते, बड़े बड़े लोग बुलाते, नहीं जाता हूँ। लेकिन वीरेंद्र भाई के एक कहने पे देखा जेन्युइनिटी है इनमें, तो मैं आ गया। और मैं ये चाहूँगा कि मेरी लीगेसी वीरेंद्र भाई आगे चलाएं। ये वर्मा जी का बड़प्पन है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। वो तो मित्र हैं मेरे, मैं तो गले मिलता हूँ, पैर छूने नहीं देते मुझे ये। तो ऐसा है, तो इनके साथ रिश्ता तो